नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिस पर हम सभी को बात करनी चाहिए। हम सभी को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है। साथियों, मैंने अभी एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर जिसमें मैंने रुड़की आईआईटी में ग्रुप सी और ग्रुप बी की कुछ जो वैकेंसीज निकली है, रुड़की आईआईटी ने कुछ विज्ञप्तियां निकाली है, उन पर बात की थी और कौन कौन सी वैकेंसी वो निकली है उसके बारे में मैंने बताया था। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, रुड़की आईआईटी ने जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें कहीं ना कहीं रोस्टर की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। साथियों, मैं लगातार लगभग कई बार ये बोल चुका हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि उत्तराखंड के अंदर हर एक शख्स को, हर एक व्यक्ति को रोस्टर देखना आना चाहिए, रोस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रोस्टर है क्या, गवर्नमेंट ने वो रोस्टर बनाया है तो किस वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है, सामान्य वर्ग को कितनी सीटें दी गई है, अनुसूचित जाति को कितनी सीटें दी गई है, अनुसूचित जनजाति को कितनी सीटें दी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग को कितनी सीटें दी गई है, ओबीसी को कितनी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को कितनी सीटें दी गई है और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को कितनी सीटें दी गई है। इसी तरीके से दिव्यांगजन, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, फ्रीडम फाइटर, इनको कितनी कितनी सीटें दी गई है, ये रोस्टर में सारा बताया गया है। वो रोस्टर हमारे पास, सभी के पास होना चाहिए और कोई भी विज्ञप्ति अगर आती है तो उस विज्ञप्ति में उस रोस्टर को लगाना हमको आना चाहिए। मैं लगातार इस मुद्दे पर लगातार बात करता हूं कि हमें रोस्टर देखना आना चाहिए, रोस्टर की हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में लोग इस मुद्दे पर सीरियस हैं या इस मुद्दे को कोई भी वर्ग का व्यक्ति है वो सीरियस ले रहा है। क्योंकि लगातार जितनी भी भर्तियां आ रही है, चाहे वो परमानेंट वैकेंसी है, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, चाहे वो उपनल के माध्यम से है, एनएचएम के माध्यम से है, जितनी भी भर्तियां आ रही है किसी में भी रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी हैं, उन्होंने भी इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सभी विभागों के ऊपर बात करते हुए कहा कि जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड के अंदर हो रही है, चाहे वो परमानेंट भर्तियां हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, उपनल के माध्यम से, एनएचएम के माध्यम से, किसी में भी रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत सही बात उन्होंने की और मैं धन्यवाद करता हूं मैम का कि उन्होंने कम से कम इस बात को रखा कि रोस्टर का पालन सही मायने में, साथियों सही मायने में उत्तराखंड में जितनी भी भर्ती आ रही है उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। आप कोई भी भर्ती उठाकर देखिए, उसमें अगर आप रोस्टर लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी भर्तियों में ऐसा हो रहा है, कुछ एक भर्तियां ही ऐसी है जो सही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार रोस्टर की अनदेखी की जा रही है, क्यों आरक्षित वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया है उसमें क्यों उनके हकों को उनसे छीना जा रहा है। साथियों, 13 जुलाई 2023 को रुड़की आईआईटी ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुछ पदों पर विज्ञप्ति जारी की और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में सारी डिटेल दी थी, मैं दोबारा से उस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा। उसमें जो विज्ञप्तियाँ डिवाइड की थी उन्होंने आरक्षित वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरियों में डिवाइड की थी वो कहीं ना कहीं क्या है, उसमें कुछ कैटेगरीज को उनका हक नहीं दिया गया। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें
और उसके बाद मेरे इस वीडियो को भी देख ले। मैं दोबारा से इन विज्ञप्तियों को किस तरह से रोस्टर के हिसाब से, क्योंकि मैंने रोस्टर का थोड़ा बहुत स्टडी किया है, रोस्टर के हिसाब से अगर ये विज्ञप्ति आएंगी तो कैसे आएंगे, मैंने वो पूरा चार्ट बनाया है और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी के जो पद हैं। ग्रुप बी में कौन कौन से पदों पर विज्ञप्तियाँ निकली है और कैसे कैसे उनका वितरण किया जाना चाहिए था, ये मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की 10 पोस्टें हैं। 10 पोस्टों में से 5 पोस्टें सामान्य वर्ग को मिलनी चाहिए थी, 2 पोस्टें अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति की इसमें कोई पोस्ट नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर की 1 पोस्ट और विजुअली हैंडीकैप्ड या फिर लो विजन की 1 पोस्ट। टोटल पोस्टें 10 हैं, जिसमें से मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, अनरिजर्व्ड यूआर, अनरिजर्व्ड मतलब सामान्य वर्ग की 5 पोस्ट, अनुसूचित जाति की 2 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति की 1 भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 1 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन में विजुअली हैंडीकैप्ड जो है या फिर लो विजन का जो व्यक्ति है या जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, उसकी 1 पोस्ट। टोटल 10 पोस्ट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल की ये पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं टोटल, जिसमें से 1 पोस्ट अनुसूचित जनजाति, 1 पोस्ट सामान्य वर्ग की और 1 पोस्ट अनुसूचित जाति की। इसी तरीके से असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर की 1 पोस्ट है और वो 1 पोस्ट अनुसूचित जाति की, क्योंकि रोस्टर में पहला पद जो है वो एससी का है, तो ये पोस्ट एससी की होगी। इसी तरीके से जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट की 1 पोस्ट और वो अनुसूचित जाति की होगी। फिर बात करते हैं कोच की। तो कोच में टेबल टेनिस कोच की 1 पोस्ट है और स्विमिंग कोच की 1 पोस्ट है। तो ये बैकलॉग के पद हैं, जिसमें एक एसटी का बैकलॉग है, 1 पद एसटी का है और 1 पद ओबीसी का है। टोटल 2 पद। क्योंकि ये बैकलॉग है तो ये कहीं पर वो नहीं होगा, ये जिनका बैकलॉग है उन्हीं को मिलेगा। फिर बात करें स्टाफ नर्स की 1 पोस्ट है और नॉर्मल, और 1 है स्टाफ नर्स साइकेट्रिक, मतलब टोटल स्टाफ नर्स की 2 पोस्टें हैं, जिसमें से 1 सामान्य वर्ग को जाएगी और 1 अनुसूचित जाति को जाएगी। टोटल 2 पोस्टें। उसके बाद जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पैथोलॉजी 1 पोस्ट है जो अनुसूचित जाति की होगी। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 12 पोस्टें हैं। अगर इनको हम रोस्टर के हिसाब से डिवाइड करें तो 5 पोस्टें जो है वो सामान्य वर्ग की, यूआर की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 3 पोस्टें अनुसूचित जाति की, 1 पोस्ट ओबीसी की, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 1 पोस्ट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड की, 1 पोस्ट जो है वो 1 आर्म हैंडीकैप्ड जो होते हैं 1 आर्म की है। टोटल 12 पोस्टें हैं। इस तरीके से इन पदों का वितरण किया गया है। ये है ग्रुप बी की पोस्टें। ये मैं बता रहा हूं आपको रोस्टर के हिसाब से जो पोस्टें वितरित की गई थी, जिनका वितरण होना चाहिए था वो इस तरह से होना था। अब बात करें ग्रुप सी की वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है, उसमें अगर हम रोस्टर लगाएं तो किस हिसाब से पदों का वितरण होना चाहिए था। तो साथियों, उसकी अगर बात करें तो जूनियर लैब असिस्टेंट है। जूनियर लैब असिस्टेंट की टोटल पोस्टें 23 हैं, जिसमें 12 पोस्टें सामान्य वर्ग की होनी चाहिए थी, 5 पोस्टें अनुसूचित जाति वर्ग की, 3 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग की, 2 पोस्टें आर्थिक रूप से कमजोर की, 1 पोस्ट हेयरिंग हैंडीकैप्ड की। इस तरह से इन पदों का वितरण होना चाहिए था। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जूनियर लैब असिस्टेंट की 23 पोस्टें हैं, जिसमें से 12 पोस्टें
सामान्य वर्ग की 5 पोस्टें, अनुसूचित जाति की 3 पोस्टें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 पोस्टें, आर्थिक रूप से कमजोर की और 1 पोस्ट हियरिंग हैंडीकैप्ड की, टोटल 23 पोस्ट। इसी तरीके से ड्राइवर ग्रेड सेकंड की 1 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति की होनी चाहिए थी। और जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें, जूनियर असिस्टेंट के 23 पोस्टें हैं, जिसमें से 12 पद जो हैं वो सामान्य वर्ग के होने चाहिए, 5 पोस्टें जो है वो अनुसूचित जाति की, 3 पोस्टें अन्य पिछड़ा वर्ग की, 2 पोस्टें आर्थिक रूप से कमजोर की और 1 पोस्ट ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली उसमें क्या हुआ, रोस्टर का पालन नहीं किया गया, जिससे क्या है आरक्षित वर्ग को उसका हक नहीं मिल रहा है। तो साथियों, रोस्टर लगाकर किस तरह से पोस्टों का वितरण होना चाहिए ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है। रोस्टर किस हिसाब से लगाते हैं वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर मैंने वो वीडियो भी डाला है, किस तरह से हम किसी भी भर्ती में रोस्टर लगाएं, गवर्नमेंट का जो रोस्टर है वो किस हिसाब से लगता है, वो सारी डिटेल मैंने उसमें डाली है। और हमको वो डिटेल देखनी चाहिए, हमको देखना चाहिए कि कोई भी विज्ञप्ति अगर गवर्नमेंट या कोई भी विभाग अगर निकालता है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है तो उसमें रोस्टर लगा है या नहीं, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। इस जानकारी के आधार पर ही हम सरकार से अपना या फिर संबंधित अधिकारी से या संबंधित विभाग से अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। 13 जुलाई 2023 को ये विज्ञप्ति शुरू हुई, ये विज्ञप्ति जारी हुई और 13 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर बात करें सामान्य वर्ग की, जो इसमें अप्लाई करने की फीस है, जो चार्ज है वो 500 रुपये है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और वुमन के लिए और आईआईटी रुड़की रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए कोई फीस नहीं है। तो साथियों, ये हम सभी को देखना चाहिए कि हाँ, कोई भी विज्ञप्ति अगर आउट होती है, कोई भी विज्ञप्ति अगर निकल रही है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, कहीं पर भी अगर किसी भी विभाग में अगर कोई पद, किसी भी पद पर अगर विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हल्के में ना लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। 18 से 32 जो है, इसमें ग्रुप बी में जो है एज लिमिट है 18 से 32 और ग्रुप सी में 18 से 27 एज लिमिट। और बात करूं अगर आरक्षित वर्ग की अगर बात करूं तो एससी, एसटी को हाँ, अगर बात करें इसमें एज रिलैक्सेशन की, तो जिस तरह सभी भर्ती प्रक्रियाओं में एज रिलैक्सेशन राज्य सरकार देती है, इसमें भी उसी तरीके से सबको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन सबको दिया गया है, जिस कैटेगरी को जितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये दिया गया है इनको, और जो दिव्यांग पर्सन है उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो साथियों, बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 013322845563।
आप कॉल करके यहाँ से डिटेल ले सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर पोर्टल का लिंक से अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। https://iitrnt.samarth.edu.in/site/login, ये इसकी साइट है। यहाँ पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप यहाँ पर जाकर सारी डिटेल ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और जिन साथियों को अगर लगता है कि मैं कुछ गलत बातें बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग अभी ये भी कहेंगे कि इसमें जो है रोस्टर कहाँ से आ गया, तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो सही है। कहीं ना कहीं रोस्टर की अनदेखी हो रही है। मैं पहले भी कई बार कई विज्ञप्तियों में ये सवाल खड़ा कर चुका हूँ कि रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा, और दोबारा से मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये मैं अपने पर्सनल हित के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो मैं अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलना आना चाहिए। मैं शुरू से एक ही बात कहता हूँ कि सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलना आना चाहिए। अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो फिर बेकार है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा, मेरा इसमें कोई पर्सनल हित नहीं है। जानकारी सबके पास होनी चाहिए, रोस्टर की जानकारी सबके पास होनी चाहिए। किसी भी विज्ञप्ति में देखिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी वर्ग के साथ। ये जो पद हैं ये इंडिविजुअल किसी एक के नहीं है, सभी वर्गों को बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। और रोस्टर, गवर्नमेंट ने रोस्टर बनाया है, वो रोस्टर बनाया ही इसलिए है कि किसी कोई भी अगर भर्ती प्रक्रिया, कोई भी विज्ञप्ति अगर निकलती है, उस विज्ञप्ति को उस रोस्टर के हिसाब से ही निकाला जाए। जो रोस्टर में पद दिए गए हैं कि किस वर्ग को कौन से नंबर पर पद दिया गया है, उसी के हिसाब से जो है विज्ञप्ति निकलनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलती है तो हमको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अधिकार है। जनता को भी उतना ही अवेयर होना चाहिए जितना एक अधिकारी लेवल अवेयर रहते हैं। जिस तरह अधिकारी अपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं पूरे देश में ही, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, और जागरूक सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। तो हमें भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक हो रही है, भाई कितनी चीज़ें हैं, हो सकती है गलती, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान ही है जो वहाँ बैठे हैं। तो अगर गलती हो रही है तो उसको हमें बताना चाहिए, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। अगर कहीं पर मुझे मिस्टेक लग रही है तो मैं वो आवाज़ उठा रहा हूँ, और हर एक शख्स को ये चीज़ करनी चाहिए। तभी हमारा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा, तभी हमारे प्रदेश में जो है खुशहाली आ पाएगी, तभी हमारा प्रदेश जो है एक बहुत अच्छा प्रदेश बन पाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन पाएगा। और ये तभी होगा जब हम सभी लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो फिर बेकार है। हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले हमको जागरूक होना होगा। जब हम जागरूक होंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, और तभी हम अपने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।